Hello and welcome to India and Beyonds. I'm your host and दोस्त गौरव गर्ग। आज शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा का तीन मुद्दों को लेकर। पहला मुद्दा है यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लुटनिक्स का बयान। दूसरा मुद्दा है वेस्ट बंगाल में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कल रेड हुई थी उसके बाद के जो घटनाक्रम बदले हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और तीसरा मुद्दा है जिस प्रकार से विशेष न्यायालय ने लालू परिवार को चार्ज फ्रेम करते हुए प्रथम दृष्टया दोषी माना है। तो चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा है हमारा यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हावर्ड लुटनिक्स। उन्होंने कल एक पॉडकास्ट किया है और उसमें उन्होंने बोला है कि प्रधान जो अमेरिका और इंडिया के बीच जो फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एफटीए वो अभी तक साइन ना होने का उसका मेन कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अभी तक फ़ोन कॉल नहीं किया है। ये अपने आप में जो स्टेटमेंट है वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान जो हालिया में उन्होंने बयान दिए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक मजाक का पात्र बनाकर रख दिया है उसके बिल्कुल विपरीत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक जैसे आपको पता होगा कि लगभग फरवरी 2025 से इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान लगभग 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल हमारे डिस्कशन को लीड कर रहे हैं और उधर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक तरह से कॉमर्स मिनिस्टर होता है वहाँ का, वो वहाँ पे डिस्कशन को लीड कर रहे हैं। तो लगभग 6 दौर की बातचीत हो चुकी है दोनों के बीच में, लेकिन अभी तक एग्रीमेंट क्लोज नहीं हो पाया है। और जबकि सेम समय पे वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के साथ जो अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इस दौरान ये बात समझने की है कि जो सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने कल अपने पॉडकास्ट में ये बोला कि हम लोग ये सोच रहे थे, वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये एग्रीमेंट इंडिया का सबसे पहले क्लोज हो जाएगा बिकॉज वी वर इनिशिएटिंग द डिस्कशन अर्लियर देन टू दीज कंट्रीज फिलीपींस, वियतनाम एंड इंडोनेशिया। तो इस बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी, और आपको याद भी होगा कि पीछे जर्मन एक अखबार ने एक रिपोर्ट भी छापी थी अपने अखबार के अंदर कि मोदी ने ट्रंप का जो फ़ोन कॉल है वो अटेंड नहीं किया है। और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के बाद और भारतीय नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं, और वो एक सिर्फ और सिर्फ बचकाना बयान से ज़्यादा मैं उनको कुछ नहीं समझता हूँ। बैठे बैठे वो राहुल गांधी को जरूर अपने बयानों से एक मसाला दे देते हैं जिससे राहुल गांधी फिर दोबारा वही राग अलापते हैं, नरेंद्र सरेंडर। हालांकि और उस पे कांग्रेस पार्टी के एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है कि वो किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन कर रहे हैं और एक मीटिंग के लिए एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज उसी बयान के ऊपर, यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के बयान के ऊपर, विदेश मंत्रालय की जो साप्ताहिक वार्ता होती है उसमें उन्होंने बोला, इस बात का जिक्र किया है कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने बोला है उसी के उस बयान को उसी के उपलक्ष्य में और उसी के रेफरेंस में देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग 2025 के वर्ष के अंदर लगभग 8 बार आपस में बातचीत की है। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी जनरली कंक्लूड किया जाएगा। मिला जुलाकर ये एक जो विदेश मंत्रालय का बयान है या जो उनके सेक्रेटरी का बयान है वो एक जो फॉरेन पॉलिसी, एक जो मैच्योर्ड फॉरेन पॉलिसी है उसी के मद्देनजर एक ये बयान दिया गया है टू जस्ट मेंटेन द रिलेशनशिप इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर बिटवीन टू कंट्रीज। उसमें एक चीज़ और भी उन्होंने बोला कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द कॉमर्स मिनिस्ट्री आर क्लोजली मॉनिटरिंग द प्रपोज्ड बिल फॉर द 500% टैरिफ ऑन द countries which they are if they are buying the Russian oil। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई इसके ऊपर क्या हमारा
स्टैंड है। तो उन्होंने बोला कि भाई दोनों कंट्रीज़ आपस में बात कर रहे हैं और इसके संदर्भ में जो भी रिलेवेंट डिस्कशन होगा या जो डेवलपमेंट होगी उसके ऊपर हमारी एक बारीक नज़र बनी हुई है। तो बहरहाल अब आप समझ सकते हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपना बचकाने बयान और या एक छटपटाहट, एक घबराहट, एक बड़ी हड़बड़ी सी उनको नज़र आ रही है कि किसी तरह से इंडिया को इन्फ्लुएंस किया जा सके या डोमिनेट किया जा सके कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ जल्दी साइन हो जाए। हालाँकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइनीज़ वेपनरी का डिस्ट्रॉय मतलब बेसिकली एक डेमोंस्ट्रेट हुआ है कि हाउ वीक द चाइनीज़ वेपनरीज़ एंड द एयर डिफेंस सिस्टम इज़। सो उससे भी अमेरिका को लग रहा है कि द इंडियन वेपन्स एंड द इंडियन डिफेंस इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम इज़ मच मोर सुपीरियर देन द चाइनीज़ वेपनरी एंड द डिफेंस सिस्टम, व्हिच कुड बी। और ये इस चीज़ से भी समझा जा सकता है कि किस प्रकार भारत के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, दोज़ आर इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लगभग जो मुझे आंकड़ा याद है यदि सही तरीके से, लगभग 76,000 करोड़ के आसपास के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं डीआरडीओ और कुल मिला के जो भारतीय रक्षा मंत्रालय के पास हैं। दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कल नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से सरकारी गतिविधि और कार्रवाई के अंदर हस्तक्षेप किया है और किस प्रकार से ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो रेड की थी आईपीएसी के ऑफिस पे, दफ्तरों पे, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी जो एक कंसल्टिंग फर्म है जो प्रशांत किशोर और एक प्रतीक जैन, दो को फाउंडर्स ने मिलकर आपस में बनाई थी। और ये काइंड ऑफ जो टीएमसी है उसका एक पॉलिटिकल या इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कंसल्टिंग कंपनी है। जबकि प्रशांत किशोर खुद बिहार के चुनाव में लड़े थे तो वो बेसिकली काइंड ऑफ वहाँ से बाहर हो गए थे। और प्रतीक जैन जो उनका एक अलाय था वही इस संस्था को भी चला रहा था मेनली। और जिस प्रकार से कोल स्कैम की जांच करते हुए हवाला ट्रांजैक्शंस नज़र आई हैं और जिस प्रकार से उसका लिंक आईपैक से जुड़ा है, उसी के संदर्भ में कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की थी कलकत्ता की 2 जगह पर और इनफैक्ट दिल्ली के ऑफिसेज में भी। लेकिन जिस प्रकार से एक चीफ मिनिस्टर, और वो भी एक महिला चीफ मिनिस्टर, किस प्रकार से अपनी पुलिस प्रशासन और पुलिस फोर्स के साथ ईडी के कार्रवाई के अंदर दखलंदाजी करते हुए और हस्तक्षेप करते हुए किस प्रकार से वहाँ से डेटा, मोबाइल फ़ोन्स और जो फाइल्स अपने साथ ले गई है, ये अब खुद अपने आप में भारतीय राजनीति का एक दूसरा रूप दर्शाता है। और इसके ऊपर मुझे मुझे तो कहीं सोशल मीडिया पे कहीं दिखाई नहीं दिया कि राजदीप सरदेसाई या अन्य इसी तरह के सूडो सेक्युलर पत्रकारों ने कोई इसके ऊपर एक विचार व्यक्त या चिंता व्यक्त की हो कि हमारा भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम या जो लोकतंत्र है उसको एक खतरा है या फेडरल स्ट्रक्चर को कोई खतरा है, इस तरह से कि जब केंद्र के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिशियल्स हैं, वो कोई यदि सरकारी कार्रवाई या गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं तो किस प्रकार से एक चीफ मिनिस्टर आके उसको इंटरप्ट करता है। याद कीजिए जब 2002 में गुजरात दंगों के अंदर जिस प्रकार से सीबीआई ने नरेंद्र मोदी को, जो उस टाइम वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको बुला के 10-10, 11-11 घंटे पूछताछ की। क्या कभी हम लोगों ने उनको उस तरह के जो विजुअल्स जो कल दिखाई दिए हैं, क्या उस टाइम वो टीवी पर दिखाई दिए? कतई नहीं दिखाई दिए। बड़ी शांति से चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाता था, वहाँ पे कार्रवाई होती थी और उसके अंदर वो सवाल जवाब के बाद वो अपने वापस सरकारी कामकाज में लग जाते थे। तो ये चीज़ें देखने वाली बात है, बहुत ज़रूरी। और इस चीज़ को बंगाल के जो वोटर्स हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से ये चीफ मिनिस्टर, ये महिला चीफ मिनिस्टर एक खतरा बनती नज़र आ रही है। और उसी के फ़ॉलो अप एक्शंस में आज जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर टीएमसी के सांसदों ने 8 से 9 10 8 8 8 से 10 सांसदों ने जिस प्रकार से अमित शाह के घर का घेराव किया या भारी प्रदर्शन किया, तो और शाह ने जो दिल्ली पुलिस है जिस प्रकार से उठा के उन सांसदों को घसीट-घसीट के हटाया है वहाँ से। और ये भी अपने आप में दर्शाता है कि अ, जो ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से कल बड़ी टेंशन में और एक अप्रत्याशित रूप से जिस तरह से उन्होंने मीडिया को वहाँ पे संबोधित किया और जिस प्रकार से उन्होंने बोला
प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को बोला कि अपने आप गृह मंत्री को कंट्रोल करो भैया, गृह मंत्री देश का गृह मंत्री होता है, कोई नरेंद्र मोदी का कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है कि जो उसको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है। और इसमें गृह मंत्री क्या करेगा? इसमें गृह मंत्री देश की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी होता है, जबकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। तो बहरहाल ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। और मैं बात कर रहा था कि टीएमसी के 8 सांसदों की, जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा को झूला सा झुलाते हुए दिल्ली की महिला पुलिस दस्ते ने उठा के उसको घसीटा वहाँ से, और डेरेक ओब्रायन को उठाया वहाँ से। तो इनकी हैसियत क्या है और किस तरह से ये लोग ज़मीन से उखड़ते जा रहे हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार से एसआईआर का इफ़ेक्ट भी दिखाई देगा बंगाल के चुनावों में, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अ, भारतीय राजनीति के लिए एक नया 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 पक्ष उजागर करेगा। बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर है भारतीय राजनीति के एक जाने-माने सिरमौर रहे और जातिवादी राजनीति और मुसलमान वोट बैंक के सहारे अपनी कुर्सी चलाने वाले और बिहार को जंगल राज की तरफ धकेलने वाले माननीय लालू प्रसाद यादव जी की आज 9 जनवरी 2026 का दिन जिस तरह से भारतीय राजनीति में याद किया जाएगा, क्योंकि जो राउज एवेन्यू की कोर्ट, स्पेशल कोर्ट है, विशेष अदालत है, जिस प्रकार उसने चार्जेस फ्रेम करते हुए पूरे लालू परिवार के कुनबे के ऊपर जिस तरह से एक टिप्पणी की है, वो अपने आप में एक समझने का विषय है कि किस प्रकार से एक परिवार जो दलगत राजनीति और जातिगत राजनीति के भरोसे बिहार पे काबिज़ हुआ, और रेल मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार उसने सरकारी नौकरियों को रेवड़ियों की तरह बाँटा और अपने नाम पे ज़मीन के पट्टे और ज़मीन के जो स्वामित्व है वो अपने नाम से ट्रांसफ़र करवाया। उसी मामले के अंदर आज लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, तो कोर्ट ने उनको प्रथम दृष्टया दोषी करार देते हुए उनको बरी करने की जो एक एप्लीकेशन फाइल थी उसको रिजेक्ट करते हुए चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, और अब इसके ऊपर ट्रायल होना है। और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि किस प्रकार से उन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र या बेसिकली एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सिंडिकेट की तरह जो काम करके लैंड फॉर जॉब स्कैम केस के अंदर किस प्रकार से भूमियों का स्वामित्व अर्जित किया है, और सरकारी नौकरियों में चतुर्थ श्रेणी की जो रेलवे के अंदर सरकारी नौकरियां निकली थी उनको लोगों को दिया है। और इसमें लगभग 41 अक्यूज्ड हैं जिनको प्रथम दृष्टया दोषी करार दिया है, और पोका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 13(1) और 13(2) के अंदर उन लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है, और उनके ऊपर अब प्रथम दृष्टया उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए हैं और उनके ऊपर अब ट्रायल चलेगा। सो ये भी अपने आप में एक देखने का विषय है कि किस प्रकार से चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब, और लैंड फॉर जॉब का जो स्कैम है ये तो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से भूमि के स्वामित्व और भूखंडों के स्वामित्व अपने नाम से, अपने बेटियों के नाम से, अपने परिवार के जनों के नाम से उन लोगों ने लिए, जबकि वे लोग मुझे लगता है कि बालिग भी नहीं होंगे उस टाइम। तो ये एक अपने आप में सोचने का विषय है। और जो इनका एक दिल्ली के अंदर तेजस्वी यादव का जो घर है, वो भी इसके अंदर शामिल है बेसिकली, कि किस प्रकार से उनकी वो संपत्ति कहाँ से आई उनके पास पैसा तेजस्वी यादव के पास, जबकि वो खुद अवयस्क थे उस टाइम। सो इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज का मैं ये वीडियोस यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के कंटेंट और इसकी वार्ता आपको पसंद आई होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।